Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today is our lecture number 19. Before starting the lecture number 19, let's have a look on lecture number 18 के lecture number 18 में हमने क्या क्या किया था. lecture number 18 में हमने किया था कि ट्रेडिंग इन द यूज एसेट फॉर न्यू वन. जो एसेट्स आप परचेज करते हैं कंपनी के लिए, उसको कुछ अर्सा इस्तेमाल करते हैं. इस्तेमाल करने के बाद या तो वो एब्सोल्यूट हो चुके होते हैं या फिर आपकी उनकी एफिशिएंसी जो है वो डिक्लाइन कर जाती है. तो आप चाहते हैं कि उन एसेट्स को रिप्लेस कर लिया जाए. तो उसके रिप्लेस करने के जो है दो मेथड्स होते हैं. एक तो ये होता है कि आप सेम चीज़ को सेम चीज़ से रिप्लेस कर लें. जैसे हमने एक एग्जांपल की थी कि एरोप्लेन को आपने रिप्लेस किया था विद एरोप्लेन, या ट्रक को ट्रक के साथ जो है रिप्लेस कर लिया. और एक रिप्लेसमेंट ऐसी होती है कि आप एरोप्लेन दे दिया और आपने जो है वो ट्रक बाय कर लिया. तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है ट्रेडिंग इन द यूज्ड एसेट जो है वो स्टडी किया था. उसके बाद हमने देखा था कि इंटेंजिबल एसेट जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें हमने बात की थी स्टार्टिंग में गुडविल की बात की थी, पेटेंट्स की बात की थी, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड नेम, देन फ्रेंचाइजेज एंड कॉपीराइट्स. तो इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से बात की थी और आई होप कि आपने जो है वो बुक में से भी पढ़ा होगा और उसमें से कुछ एग्जाम्पल जो सी हैं वो याद की होंगी. एंड देन हमने जो है थर्ड टाइप्स ऑफ करंट एसेट जो है वो स्टडी किए थे, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज की बात थी कि नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ चीज़ें जो सी हैं वो एक्सट्रैक्ट की जाती हैं. लाइक कि ऑयल जो है वो निकाला जाता है, कोयले की कानें होती हैं, या टिम्बर होता है, या क्रश के लिए जो यूटिलाइज़ किया जाता है, या गोल्ड की जो है माइंस होती हैं. तो फॉर दैट पर्पस जो है आप जो है हायर करते हैं करंट एसेट्स को. मतलब वो आप रिसोर्सेज जो है वो ओन कर लेते हैं फॉर ए लॉन्गर पीरियड. डिप्लेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज को, उसको डिप्लेट कैसे किया जाता है, उसको मिनिमाइज़ कैसे किया जाएगा एज कि जो वो यूटिलाइज होते जाएंगे, उसको हम जो है कन्वर्ट कैसे करेंगे एक्सपेंस में. उसमें हमने एक मेथड पढ़ा था यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन के कितने ये नंबर ऑफ यूनिट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं. टोटल कैपेसिटी जो है हम चेक कर लेते हैं और जो है उसके बाद ये देखते हैं कि पर यूनिट जो है कॉस्ट क्या आ रही है. तो जितने नंबर ऑफ यूनिट जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं या एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं तो उतने यूनिट जो है वो चार्ज कर दिए जाते हैं. फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड जो है वो बहुत सारे बिजनेसमैन जो है वो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं. इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस. कोई स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करता है, कोई जो है डिक्लाइनिंग मेथड जो है वो यूज़ करता है. दिस इज़ अबाउट आवर प्रीवियस लेक्चर. आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड विद चैप्टर नंबर 10 एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लाइबिलिटी सेक्शंस. आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 10 एंड लेक्चर नंबर 19 एंड दिस लेक्चर इज़ बेस्ड ऑन द लाइबिलिटी साइड. लाइबिलिटी साइड पे ये लेक्चर जो है वो बेस करता है, बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी साइड होती है उस पर. तो लेट्स सी कि आज के लेक्चर में हम किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे. डिस्टेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग. एसेट को एक्वायर करने के दो मेथड्स होते हैं. नंबर 1 इज़ द डेट फाइनेंसिंग एंड द नंबर 2 इज़ द इक्विटी फाइनेंसिंग. तो डेट फाइनेंसिंग में क्या होता है कि फंड्स आर जनरेटेड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मीन अदर देन द ऑनर्स. पहले इक्विटी साइड को डिस्कस कर लेते हैं. इक्विटी फंड फ्रॉम द ऑनर्स. ऑनर जो उनसे इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम इक्विटी फाइनेंस उनसे वो कहते हैं. एंड दैट इज़ द फंड जनरेटेड बाय इशूइंग द शेयर्स. जो स्टॉक के ज़रिए जो है फंड जनरेट किए जाते हैं उनको हम इक्विटी फाइनेंस कहते हैं. और डेट फाइनेंसिंग क्या होती है? फंड फ्रॉम द क्रेडिटर्स विद ए डेफिनेट ड्यू डेट एंड सम टाइम बेयरिंग इंटरेस्ट.
जो क्रेडिटर से जो है वो जनरेट किए जाते हैं, एंड दैट इज़ फॉर डेफिनेट पीरियड के दैट इज़ फॉर स्पेसिफिक पीरियड, उसके बाद आपने जो है वो वापस करने होते हैं, दैट सम टाइम बेरिंग दैट इज़ इंटरेस्ट। तो ये फ़ंड किस तरह जनरेट किए जाते हैं? सम टाइम आप ये भी करते हैं कि जो आपने पेमेंट करनी होती है उसको थोड़ा सा डिले कर देते हैं। तो यू गॉट द फंड फॉर 1 मंथ, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी सेल होंगी तो आप जो है वो पैसे वापस कर देंगे। तो दैट इज़ वन ऑफ द सोर्स फॉर एक्वायरिंग द एसेट्स, लेकिन आपने कुछ अरसे के बाद जो है वो वापस करने होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ रिलेटेड विद डेट फाइनेंसिंग, कि डेट फाइनेंसिंग जो है वो किस तरह की जाती है। लाइबिलिटी क्वेश्चन एक जो सा हमारे जब पास आता है कि डेवन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है बारो $100,000 फ्रॉम द फर्स्ट बैंक, द लोन विल बी रीपेड इन द 20 years एंड हैज़ ए एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। अब क्या हुआ कि जी वो क्या कह रहे हैं कि जी डेवो जो सा है, डेवोन जो सा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने क्या किया कि $100,000 बारो किए हैं फर्स्ट बैंक से, एंड दैट इज़ फॉर 20 years एंड इट बेरिंग द इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। तो क्वेश्चन क्या राइज होता है, इज़ इट ए करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी? तो करंट लाइबिलिटी जैसे हमने पहले बात की थी, इफ़ द पीरियड इज़ शॉर्टर दैन द or the less than 1 year or up to 1 year, so that comes under the category of current liability. The obligation will be paid within 1 year or more operating cycle, so it is a current non-current liability. 1 year, within 1 year or more operating cycle, the obligation will not be paid within 1 year, so the time period is greater than 1 year and the operating cycle is more than 1 year, so this is non current liability. जिसका ऑपरेटिंग साइकिल मोर देन 1 ईयर होगा, जो आपने 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए लिया हुआ है, तो वो करंट लाइबिलिटीज़ में नहीं आएगा। नेचर ऑफ द लाइबिलिटीज़ defined as a debt or the obligation arising from past transaction or the event। तो टाइमलाइन हमने जो है वो ड्रॉ की, उसके बाद हमने कहा कि मेच्योरिटी इन 1 ईयर और लेस दैट इज़ द करंट लाइबिलिटी, मेच्योरिटी इज़ ग्रेटर दैन 1 ईयर दैट इज़ द नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और यू कैन से द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। Liabilities that are to be paid out of the current assets and are due within a short time, usually within 1 year, are called current liabilities. So here we explain the definition properly. The liability that are to be paid out, current assets है जिसको पे किया जाता है, and are due within shorter period less than 1 year are usually within 1 year are called the current liabilities. So the example of the current liabilities are the account payable, note payable, unearned rent, tax payable, wages payable, current portion of the long term debts. तो account payable तो जैसे आपको बताया कि ये accounts payable अभी स्टार्ट में लेक्चर के बताया था कि जो आपने परचेजेस की होती हैं उसके पैसे आप नहीं पे करते थे, दैट कम अंडर अकाउंट पेबल। नोट पेबल मीन कि आप जो है नोट जो है लिख के दे देते हैं, वो आगे जाके जो है हम इसी चैप्टर में उसको डिटेल से पढ़ेंगे। अनअर्न्ड रेंट के रेंट आपने एडवांस ले लिया, दैट इज़ योर लाइबिलिटी। एंड टैक्स पेबल, जो आपने अभी टैक्स पे करना है, दैट इज़ योर लाइबिलिटी। वेजेस पेबल, द वेजेस जो आपने अभी जो है पे करनी है एट द एंड ऑफ, हमने अगर आपको याद हो कि हमने शुरू के लेक्चर में इसकी एग्जांपल भी की थी, जर्नल एंट्रीज भी की थी। एंड द करंट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट, करंट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट्स मीन कि जो जिसकी मेच्योरिटी को या उसकी पेमेंट अगर अभी आपने करनी है, अभी आपने नहीं की, या मेच्योरिटी जो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की लेस देन 1 ईयर रह गई है, तो वो भी जो है हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ही आते हैं। अब शॉर्ट टर्म नोट पेबल क्या होंगे?
ए फर्म इशू ए 90-day 12% note for $1000 date August 1, 2006 to Mary Company for a $1000 overdue amount. अब क्या हुआ कि एक नोट पेबल था, नोट पेबल जो है वो किया, ओवरड्यू अमाउंट थी, किसी को पैसे देने थे तो उनको पैसे नहीं दे सके या उनके पास पैसे नहीं थे, तो क्या किया कि मैरी कंपनी को जो है एक नोट पेबल जो है वो लिख के दे दिया गया. द फर्म इशू ए 90 days नोट पेबल. और हमने ये भी बात की थी कि समटाइम जो है क्या करते हैं कि ये जो है एक डेट फाइनेंसिंग जो है ये बियर करती हैं आपके इंटरेस्ट को भी. तो यहाँ पे जो है उसने वो इंटरेस्ट भी बियर किया जा रहा है, दैट इज़ 12%. एंट्री क्या होगी इसकी? अकाउंट पेबल. अकाउंट पेबल को इसलिए हमने जो सा डेबिट किया है क्योंकि दैट इज़ ओवरड्यू अमाउंट. ओवरड्यू अमाउंट के उसने पैसे देने थे, पैसे उसके पास नहीं थे, कुछ उसने परचेजेस की थी, तो जब परचेजेस की थी तो अकाउंट पेबल को उसने एज ए लाइबिलिटी क्रिएट किया था. लेकिन आप जो सा अकाउंट पेबल को ख़त्म करना है बिकॉज कि आप एक नई लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं एंड दैट इज़ नोट पेएबल. तो नोट पेएबल आपने क्या किया कि उसको क्रेडिट कर दिया, दैट इज़ $1000. एंड उसके बाद जो है आपने नरेशन मेंशन कर दी, इशू ए 90 days 12% नोट ऑन अकाउंट. ऑन अकाउंट मीन के जो आपने पैसे देने थे उसके अगेंस्ट जो है कर दिए. अगर आप कैश के अगेंस्ट करते तो क्या करते कि कैश अकाउंट टू नोट पेएबल. उसके बाद क्या हुआ कि ऑन 30th October when the note mature the firm pay the $1000 principal plus $30 interest. अब 30 इंटरेस्ट किस तरह जो सा बना है, दैट इज़ 1000 इंटू 0.12 मीन के 12% जो सा इंटरेस्ट लिया एंड दैट इज़ फॉर 90 days. 90 days मीन 3 months. 3 months का निकाल लें या 90 days का निकाल लें, डिवाइडेड बाई 360 इंटू 90 या 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, तो वो हमारे पास जो है दैट इज़ $30. अब क्या हुआ कि नोट पेएबल्स को जो है आपने रिमूव करना है, एक लाइबिलिटी आपकी डिक्लाइन कर रही है, तो आपने क्या किया कि नोट पेएबल को डेबिट कर दिया ऑन 30th October. अमाउंट कितनी थी? 1000. एंड देन इंटरेस्ट एक्सपेंस. इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने डेबिट किया बिकॉज इंटरेस्ट इज़ एन एक्सपेंस. तो एक्सपेंस को जो है आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, दैट इज़ $30. उसके बाद क्रेडिट क्या होगा? यू आर पेइंग कैश, तो कैश को आपने कर दिया क्रेडिट एंड दैट इज़ 1030. 1000 इज द अमाउंट ऑफ नोट पेएबल एंड द 30 इज द इंटरेस्ट एक्सपेंस. उसके बाद आपने जो है उसकी डिटेल मेंशन कर दी कि जो है नोट पेएबल जो है आपने पे कर दिया है, जो 12% पे आपने रिसीव किया था. और ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है इट विल अपीयर ऑन द इनकम स्टेटमेंट एज एन अदर एक्सपेंस. एज एन अदर एक्सपेंस जो है ये इनकम स्टेटमेंट में शो होंगे. अब इसके बाद जो है शॉर्ट टर्म नोट का ऑन May 31st वी हैव वन मोर एग्जांपल. ऑन May 31st that is a company Borden company purchased merchandise on account from Cooker company, that is $10,000 and the terms and condition of the purchase is 210 net 30. The merchandising cost Cooker company 7,500. अब ये comprehensive जो है वो ट्रांजैक्शन है, दैट इज़ ऑन May 31st. क्या किया? बोर्डन कंपनी ने जो है परचेज़ किया मर्चेंडाइजिंग और उसकी कॉस्ट कितनी है? दैट इज़ 10,000. 10,000 जो है उस मर्चेंडाइजिंग की कॉस्ट है. और पेमेंट का मोड क्या है कि अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट होगी तो 2% डिस्काउंट होगा और अगर 30 डेज़ के अंदर होगी तो कोई डिस्काउंट नहीं होगा. और जो सेलर है कुकर कंपनी जो सी है उसको जो कॉस्ट पड़ी है दैट इज़ $7,500. तो सबसे पहले जो बोर्डन कंपनी है उसको देखते हैं कि वो क्या करती है कि उसने क्या किया
कि इन्वेंट्री अकाउंट को जो सा डेबिट किया एंड देन अकाउंट पेबल, इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट किया एंड देन अकाउंट पेबल बिकॉज ही इज़ नॉट पेइंग द कैश। अब अगर हम उधर चले जाते हैं कोकर कंपनी ने क्या किया कि अकाउंट रिसीवेबल 10,000 टू सेल उसने की 10,000 से, और उसके बाद जो सेल की है उसको चार्ज कर रहा है कॉस्ट ऑफ गुड जो से सोल्ड से, एंड दैट इज़ 7,500 एंड इन्वेंट्री को उसने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इन्वेंट्री जो है वो कम हो रही है, इट कॉस्ट 7,500। तो अब हमारे सामने जो है जो बायर था उसकी एंट्री भी आ गई, उसने इन्वेंट्री और अकाउंट पेबल कर दिया, और जो सेलर था उसने क्या किया कि अकाउंट रिसीवेबल टू सेल किया एंड देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू उसको चार्ज कर दिया इन्वेंट्री को। तो उसके बाद सेकंड क्या हुआ, ऑन May 31st बोर्डन कंपनी इशू ए 60 days 12% नोट फॉर $10,000 टू कुकर ऑन अकाउंट। अब ये हुआ कि जो सा May 31st को उसने जो सा एक नोट इशू कर दिया, डेट इज़ फॉर 60 days फॉर 2 months 12% जो सा, एंड डेट इज़ 10,000। अब जो बायर है जिसने बाय किया उसने क्या किया कि अब वो जो अकाउंट पेबल लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी उसको उसने कैंसिल कर दिया। अकाउंट पेबल जो है वो दैट इज़ डेबिट किया 10,000 से, और नोट पेबल जो है उसने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, दैट इज़ 10,000। अब जिसने प्रोडक्ट सेल की थी उसने क्या किया कि उसने जो अकाउंट रिसीवेबल शो किया था अब उसको उसने कैंसिल करने के लिए, पहले उसने डेबिट किया था, अब उसको कैंसिल करने के लिए उसने क्रेडिट कर दिया कि आपका एसेट डिक्लाइन कर रहा है, न्यू एसेट क्रिएट हो रहा है, और नोट रिसीवेबल उसने क्या किया कि डेबिट कर दिया, दैट इज़ एन एसेट में इंक्रीज होता है तो डेबिट कर देते हैं। उसके बाद जुलाई 30 को क्या हुआ कि वो मैच्योर हो गया, क्योंकि मई था, देन जून जो से पास हुआ एंड जुलाई 30 को 2 months जो है वो पूरे हो गए। तो जो है बोर्डन कंपनी जो है उसने क्या किया कि कुकर को जो है वो पूरी अमाउंट जो भी नोट पेबल की अमाउंट थी वो प्लस इंटरेस्ट जो है वो पे कर दिया। अब 10,000 पे इंटरेस्ट लें 12%, और उसका आप जो है 2 months का निकालें तो इट्स बिकम 200। 1 month का जो है वो 100 बनेगा एंड 2 months का जो है वो 200 बन जाता है। तो अब आप ये देखें कि लास्ट जो उसने पे किया तो उसकी एंट्री जो है वो क्या होगी। एक तो क्या हुआ कि उसने नोट पेबल पे कर दिया, नोट पेबल कितने का, 10,000 का, तो वो 10,000 उसने लिख दिया। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस, जैसे हमने पिछली स्लाइड में जो है वो जर्नल एंट्री की थी, इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस जो है वो शो किया एंड इट विल गो टू द इनकम स्टेटमेंट, ये इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, डेट इज़ 200। और उसके बाद क्या हुआ कि कैश जो है उन्होंने पे किया, जो बायर था उसने कैश पे किया, डेट इज़ 10,200। अब दूसरी साइड पे जाते हैं, दूसरी साइड पे गए तो जो सेलर था उसने क्या किया कि कैश जो है वो मेंशन किया, ही इज़ रिसीविंग द कैश इज़ 10,200। उसके बाद नोट रिसीवेबल उसने किया हुआ था, क्या डेबिट किया हुआ था, लाइबिलिटी जो है अब डिक्लाइन होगी, डेबिटी ख़त्म होगी, जब डिक्लाइन हो ख़त्म हो आप क्रेडिट कर देते हैं, नोट रिसीवेबल उसने क्रेडिट कर दिया, एंड देन इंटरेस्ट रेवेन्यू जो है एज एन रेवेन्यू जो है उसने शो किया इंटरेस्ट को, दैट इज़ 200। तो वो इनकम स्टेटमेंट में एज ए रेवेन्यू जो है वो चला जाएगा। When a company borrow money, a note payable is create। जो सा कंपनी बारो करती है मनी तो नोट पेबल क्रिएट किया जाता है। करंट पोर्शन ऑफ द नोट पेबल, द पोर्शन ऑफ द नोट पेबल डेट इज ड्यू विद इन 1 year आर 1 ऑपरेटिंग साइकिल विच इज़ लॉन्गर, जो लॉन्गर होगा और उसको जो है वो क्या कहेंगे, करंट पोर्शन ऑफ द नोट पेबल कहेंगे। नोट पेबल क्या है, करंट नोट पेबल एंड नॉन करंट नोट पेबल। करंट वही जिसका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है एंड नॉन करंट मीन फॉर लॉन्गर पीरियड। तो दिस इज़ वन ऑफ द नोट पेबल, प्रोमिसरी नोट जिसको कहा जाता है। मियामी F5 F1, ये लोकेशन जो सी है सबसे पहले टॉप लेफ़्ट साइड पे लोकेशन जो है वो मेंशन की जाती है, टॉप राइट साइड पे जो है वो डेट लिखी हुई है November 1, 2003, एंड
उसके बाद जो है बाकी डिटेल जो है मेंशन की हुई है इन्होंने। 6 months आफ्टर दिस डेट द पोर्टर कंपनी promises, अब पोर्टर कंपनी प्रॉमिस कौन कर रही है, दिस इज द प्रॉमिसरी नोट, तो प्रॉमिस कौन कर रही है, दैट इज द पोर्टर कंपनी टू पे टू द ऑर्डर ऑफ सिक्योरिटी नेशनल बैंक द सम ऑफ, मतलब सिक्योरिटी नेशनल बैंक के ऑर्डर पे द सम ऑफ $10,000 विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, 12% पर एनम जो है इंटरेस्ट जो है वो करेगी। और जॉन जो है उसने ये साइन किया है और टाइटल जो है उसका ट्रेजरी है, ट्रेजरी के टाइटल जो है उसने ये नोट जो है वो प्रॉमिसरी नोट जो है वो इशू किया है। दिस इज़ वन ऑफ द सैम्पल, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रॉमिसरी नोट जो है वो कैसा होता है। अब नोट पेएबल उसमें क्या होगा, ऑन 1 November 2003 पोर्टर कंपनी वुड मेक द फॉलोइंग एंट्री। अब पोर्टर कंपनी क्या करेगी, कैश उसके पास आया, पहले तो हमने जो ट्रांजैक्शन की थी उसमें हमने क्या किया था कि एक नोट पेएबल क्रिएट किया था, दैट इज अगेंस्ट द अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल के अगेंस्ट जो सा हमने क्रिएट किया था कि आपने चीज़ें परचेज़ की थी, आपने पैसे देने थे, आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपने क्या किया कि जो सा उसके अगेंस्ट जो सा नोट पेएबल क्रिएट कर दिया। बट हियर यू आर गेटिंग द मनी, आपके पास कैश आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपके पास कैश आ रहा है, कैश इज़ एन एसेट, तो आपने इसको डेबिट कर दिया और लाइबिलिटी क्रिएट हुई, दैट इज़ नोट पेएबल $10,000। अब बात आती है नोट पेएबल, तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब बात आती है इंटरेस्ट पेएबल। पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो गया, तो इट्स डेंजर फॉर द कंपनी जो है वो काफ़ी परेशान होती हैं, बिकॉज दे हैव फाइनेंस देयर एसेट्स फ्रॉम द डेट्स। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इंटरेस्ट एक्सपेंस इज़ द कंपनसेशन टू द लेंडर फॉर द गिविंग ऑफ द यूज़ ऑफ मनी फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता क्या है, दैट इज़ द कंपनसेशन टू द लेंडर, जो आपको प्रोवाइड कर रहा है पैसे फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जितने अरसे के लिए भी वो आपको पैसे प्रोवाइड कर रहा है, आप उसको कंपनसेट कर रहे हैं। द लाइबिलिटी इज़ कॉल्ड द इंटरेस्ट पेएबल। तो जो आपने इंटरेस्ट पे करना होता है, उस मनी को यूटिलाइज करना होता है, और जो कंपनसेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरेस्ट पेएबल। टू द लेंडर इंटरेस्ट इज़ द रेवेन्यू। जैसे हमने पीछे जो है 2-3 स्लाइड्स पहले जो है हमने क्या किया था कि एज ए रेवेन्यू शो किया था, उसको क्रेडिट शो किया था जो चीज़ें सेल कर रहा था, जिसने चीज़ें सेल की थी, जिसने नोट रिसीवेबल मेंशन किया था, उसके लिए रेवेन्यू है। और जो बारो करता है मनी को, उसके लिए क्या होता है, दैट इज़ एन एक्सपेंस। वो उसके लिए जो है एक्सपेंस क्रिएट किया जाता है, वो उसके लिए एक एक्सपेंस होता है, क्योंकि उसने जो है सोर्स यूज़ किया है किसी दूसरे बंदे का, और उसको उसकी जो है कंपनसेट करना पड़ेगा, तो वो उसके लिए एक एक्सपेंस हो जाता है। जाता रेवेन्यू भी जो है इनकम स्टेटमेंट में है, और एक्सपेंस भी इनकम स्टेटमेंट में ही जाता है, लेकिन होता यूँ है कि एक के लिए वो रेवेन्यू है और एक के लिए वो एक्सपेंस है। अब द इंटरेस्ट फार्मूला इंक्लूड्स द 3 वेरिएबल दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हेन यू आर कंप्यूटिंग द इंटरेस्ट। Number 1 is the principal amount, number 2 is the interest rate, and the number 3, the most important, that is the time. When computing the interest for 1 year, the time equal to 1. When the computing period is less than 1, then the time is in fraction. अब क्या कहते हैं कि जब 1 है, जैसे हमने 10,000 पे इंटरेस्ट जो है 12% था, तो हमने उसमें क्या किया कि 12% अगर 1 ईयर के लिए होता तो हम सिंपली जो है 10,000 का 12% लेते, तो वो हमारे पास कितना आ जाना था, 1,200। दैट इज़ वेरी सिंपल, दैट द इंटरेस्ट इज फॉर 1 ईयर, तो हमारे पास सिंपल था 1 आ गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नीड द कंप्यूट इंटरेस्ट फॉर 3 months, द टाइम वुड बी 3/12। तो अगर इफ यू वांट टू कंप्यूट फॉर इन फ्रिक्शन फॉर मंथ्स, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम उसको डिवाइड कर देते हैं फॉर 12 months एंड मल्टीप्लाई करते हैं। 12 month के लिए डिवाइड किया तो हमारे पास 1 month का आ गया, और उसके बाद हमने जितने मंथ्स के लिए रिक्वायर होता है उतने मंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड समटाइम्स सपोज इफ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर 45 days,
तो फिर क्या करेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे कि उसको डिवाइडेड बाय 360 डेज, 360 डेज पे डिवाइड करेंगे इनटू 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 45 डेज का जो है वो इंटरेस्ट आ जाएगा। सो आपने जो है क्या करना है कि तीन चीज़ों को कैप्ट इन माइंड रखना है। प्रिंसिपल अमाउंट जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, एंड द इंटरेस्ट के इंटरेस्ट की परसेंटेज क्या है, एंड देन द थर्ड वन इज द टाइम। अब कहते हैं कि जी व्हाट एंट्री वुड द पोर्टर कंपनी मेक ऑन December 31 द फाइनेंशियल ईयर, एंड अब उसमें क्या होगा कि जब एट द एंड ऑफ ईयर क्या एंट्री जो है वो करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो है दैट इज़ 200 एंड इंटरेस्ट पेएबल इज़ दैट इज़ $200। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया गया, आप देखें कि सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज़ 10,000, सेकेंड इज़ the rate of interest that is 12%, and third is the time is for 2 months के लिए जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया। 12 जो भी अमाउंट आई आपके पास अमाउंट आई 1,200 डिवाइडेड बाय 12, 100 1 मंथ का आ गया, एंड देन इट्स यू मल्टीप्लाइड विद 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो आ गया, तो दैट इज $200। डिस्काउंटेड नोट पेएबल, अब डिस्काउंटेड नोट पेएबल क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। ऑन August 10 द कैरी कंपनी इशू ए $20,000 90 डेज नोट टू रॉक कंपनी। अब रॉक कंपनी को क्या किया कि $20,000 का नोट पेएबल इशू कर दिया इन एक्सचेंज फॉर इन्वेंट्री, जो उसने इन्वेंट्री जो है वो परचेज की थी। रॉक डिस्काउंट द नोट एट 15%, रॉक ने क्या किया कि नोट को डिस्काउंट कर लिया, दैट इज 15%, दैट इज मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हुआ, दैट इज 750, वो जो से आपने कैलकुलेट किया फॉर 90 days, एंड नोट पेएबल और नोट पेएबल कितना था, डेट इज इशू 90 days नोट टू द रॉक कंपनी डिस्काउंट एट 15%, डिस्काउंट रेट इज द 15%। सो अब क्या हुआ कि इन्वेंट्री जो से आपके पास आई, इन्वेंट्री को आपने किया डेबिट, दैट इज 19,250, और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो से आपने शो किया दैट इज 750, एंड नोट पेएबल कॉस्ट इज 20,000, एंड 15% इज द डिस्काउंट रेट, एंड डिस्काउंट अमाउंट इज फॉर 90 days that is 750, 20,000 into 15% is 0.15 into 90 divided by 360, 90 कर दें या 3 months कर दें, both is the same, and proceeds are, inventories are that is 19,250। उसके बाद क्या हुआ, on November 8 the note is paid in full, अब वो जो नोट पेएबल क्रिएट किया गया था वो पे कर दिया गया है, तो अब हमारे पास क्या एंट्री आएगी, नोट पेएबल 20,000, राइट, एंड द कैश इज 20,000, सो द नोट पेएबल इज पेड फुली, जो आपने क्रिएट किया था, जो आपने जो इन्वेंट्रीज ली थी उसमें पूरी एंट्री आपने कर दी। अब कैश पे कर दिया, नोट पेएबल डेबिट इसलिए किया कि लाइबिलिटी आपकी डिक्लाइन कर रही है, एंड पेड नोट ड्यू, जो आपका नोट पेएबल ड्यू था वो आपने पे कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है कंटीजेंट लाइबिलिटीज़। कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ जो है वो लाइबिलिटीज़ होती हैं दैट्स डिपेंड अपॉन ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, दैट्स डिपेंड अपॉन ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, अगर वो इवेंट हैपन होगा तो जो है लाइबिलिटी क्रिएट जो है वो हो जाएगी। इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। दैट इज़ द प्रोडक्ट लाइबिलिटी,
we have one example. On June 30th, a company sell a product for $60,000 on which there is a 36-month warranty. अब क्या हुआ कि जून 30th को एक कंपनी ने क्या किया कि that sell a product for 60,000 on which there is a 36-month warranty. 36-month वारंटी मीन के 3 साल की उन्होंने उसकी वारंटी दी है. Past experience indicate that the repair of the defective cost past experience indicates that the repair of defect cost 5% of the sales price over the वारंटी पीरियड. कोई पास्ट एक्सपीरियंस आपका क्या शो करता है कि जो इफेक्टिव होती है उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है आपको. दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5% ऑफ द सेल्स ओवर द वारंटी पीरियड के 5% जो है वो टोटल सेल की जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका 5% जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग आपके पास वापस ले आते हैं और आप उसको रिपेयर कर देते हैं उस चीज़ को. आई रिपीट इट कि क्या हुआ कि ऑन जून 30th एक कंपनी सेल ए प्रोडक्ट ऑफ द 60,000 ऑफ विच इज़ 36 मंथ वारंटी. एक कंपनी थी उसने 60,000 की प्रोडक्ट जो है वो सेल की और 3 साल की वारंटी जो है उसकी दे दी. और उसके बाद ये कहते हैं कि पास एक्सपीरियंस शो करता है कि जितनी भी सेल होती है उसका 5% जो है 5% उसकी कॉस्ट पड़ती है कि जो कुछ लोगों की चीज़ें ख़राब निकल आती हैं जो उनको रिपेयर के लिए वापस ले आते हैं. जस्ट लाइक एक एग्जांपल आपको देते हैं. आप मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल में आपको वारंटी मिलती है तो 1 ईयर की. तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब मोबाइल जो है वो ख़राब हो जाते हैं. कुछ सब के सब लोग जो है नोकिया वालों के पास ले जाएं या सैमसंग के पास ले जाएं कि जी हमारा मोबाइल ख़राब हो गया. ओनली फ्यू मोबाइल्स और ये जो है वो नोकिया वाले या सैमसंग वाले बता सकते हैं कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्रोडक्ट वो कस्टमर जो है वो आते हैं रिपेयर के लिए या उसमें कोई सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ जाती है या कोई और प्रॉब्लम होती है. तो यहाँ पे जो कंपनी है उसका पास एक्सपीरियंस ये था कि जो भी आप सेल करते हैं उसका 5% जो है वो वारंटी में क्लेम किया जाता है जिसको रिपेयर करना पड़ता है. अब इसकी क्या एंट्री होगी. द प्रोडक्ट वारंटी एक्सपेंसेस दैट इज़ 3,000 एंड द प्रोडक्ट वारंटी लाइबिलिटी एक लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट कर दी है उन्होंने एंड दैट इज़ 3,000 एंड 3,000 इज़ दैट इज़ अगर आप 5% लें 60,000 का तो वो आपका बनता है 3,000. वारंटी एक्सपेंस प्रोजेक्टेड फॉर द जून 5% ऑफ द 60,000. वही बात कि 5% जो है 60,000 का ले लिया. अब क्या हुआ कि ऑन अगस्त 16 ए कस्टमर नीड ए डिफेक्टिव पार्ट रिप्लेस कॉस्ट टू द कंपनी वाज $200 फॉर द पार्ट. अब क्या हुआ कि वो जो प्रोडक्ट सेल की थी उनमें से एक कस्टमर जो है वो वापस आया और उसने कहा कि जो है इसमें एक पार्ट जो है वो डिफेक्टिव है वो वापस कर दिया या रिप्लेस कर दें. तो उसकी कॉस्ट जो है वो कंपनी को कितनी पड़ रही है $200. अब उसके लिए क्या एंट्री की जाएगी. प्रोडक्ट वारंटी पेएबल. अब वो जो आपने पहले पिछली स्लाइड में जो है प्रोडक्ट वारंटी पेएबल को क्रेडिट किया था अब उसने उसको जो है वो डेबिट कर दिया एंड देन द सप्लाईज को आपने क्या किया कि क्रेडिट कर दिया. सप्लाईज आपकी कम हो रही हैं आप उसको जो है वो रिपेयर करके दे रहे हैं. रिप्लेस डिफेक्टिव पार्ट अंडर वारंटी. तो वो जो आपने लाइबिलिटी क्रिएट की थी उसको डिक्लाइन कर दिया और सप्लाईज जो है उसको क्रेडिट कर दिया क्योंकि आपकी सप्लाई भी यूटिलाइज हो रही थी. इसी तरह जो है अगर आपके पास नोकिया का मोबाइल है तो आप लेकर जाते हैं नोकिया के सर्विस सेंटर पे और इफ़ यू हैव द वारंटी तो वो क्या करते हैं कि आपको वो डिफेक्टिव पार्ट जो है वो रिप्लेस कर देंगे एंड द सेम एंट्री वो अपने अकाउंट्स बुक में जो है वो पास कर देंगे. So what is the accounting treatment of the contingent liability? आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि कंटीजेंट लाइबिलिटी आप क्रिएट करते हैं बट डैट इज़ डिपेंड अपॉन द अकरेंस ऑफ सम इवेंट. कि अगर वो इवेंट अकर होता है तो तब वो लाइबिलिटी जो सी है वो
क्रिएट की जाती है या उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है। कंटीजेंसी होती है, उसमें जो सा है क्या किया जाता है कि पॉसिबल देखा जाता है। अगर आप नीचे वाली साइड पे देखें, दैट इज़ द पॉसिबल, इफ़ द पॉसिबल इज़ डिस्क्लोज द लाइबिलिटी को जो सा है वो डिस्क्लोज कर दिया जाता है। एंड लाइकिंगहुड ऑफ अक्रेंस मीन के चांसेस होते हैं कि जी शायद वो हो जाए। तो मेजरमेंट एस्टिमेट जो है, नो एस्टिमेट, अगर उसका एस्टिमेट कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, डिस्क्लोज कर दिया जाती है लाइबिलिटी। और अगर जो है वो मेजरमेंट की जाए और एस्टिमेट लगाया जाए तो एस्टिमेट लगा के उस लाइबिलिटी को अकाउंटिंग रिटर्न में क्या करते हैं कि उसका रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड कर ली जाती है वो लाइबिलिटी। तो जैसे हमने पीछे किया कि जी प्रोडक्ट जो है वो सेल करने के बाद लाइबिलिटी जो है वो एस्टिमेट लगाया कि 5% होती है, उसको क्रिएट करने के बाद रिकॉर्ड किया, और जब वो अकर हुआ तो उसके बाद उसको जो है हमने डिस्क्लोज कर दिया उस लाइबिलिटी को। अब बात आती है एवेल्युएटिंग लिक्विडिटी के, लिक्विडिटी को कैसे एवेल्युएट किया जाता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ ए कंपनी एबिलिटी टू मीट इट करंट ऑब्लिगेशंस के एक जो सा है ये इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है, इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसकी वजह से क्या किया जाता है कि एक कंपनी की लिक्विडिटी को मेजर किया जाता है। तो लिक्विडिटी क्या होती है, वो ये होती है कि जो उसके पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं, कंपनी इस वक्त किस पोजीशन में है कि अगर वो अपने एसेट को सेल करके जो है वो करंट लाइबिलिटीज़ को पे कर सकती है कि नहीं पे कर सकती। तो वी हैव टू मेथड्स टू मेजर दिस एबिलिटीज़। नंबर 1 इज़ द वर्किंग कैपिटल। Working capital is equal to the current assets minus the current liability. Current asset में से माइनस कर दें current liabilities. If the answer is greater than 1 तो इसका मतलब है कि आपके पास working capital जो है वो greater है या working capital available है। And second, the most popular method, that is the current asset divided by the current liability. कि current ratio जिसको कहा जाता है, that is the current asset पे divide किया जाता है current liabilities को। We have one example. The Devon Manufacturers has current liabilities of $230,000 and the current asset is $322,000. What is the Devon's current ratio? अब current ratio कैसे निकाली जाएगी, जैसे पहले पिछली स्लाइड में बताया था आपको कि current asset divided by the current liability. Current asset is 322,000 divided by 230,000. So we have the answer 1.4. चले रेशो निकालना तो वो इट्स क्वाइट इजी कि आपको फार्मूला पता है, आपने चुप करके क्या किया कि लाइबिलिटीज़ ली, एसेट्स लिया, डिवाइड किया और आपके पास 1.4 आ गया। द मीनिंग इज़ हाउ यू इंटरप्रेट दिस आंसर। तो इस आंसर का क्या मतलब है, डैट इज़ 1.4। 1.4 मीन कि आपके पास जो एसेट्स हैं डैट इज़ ग्रेटर दैन 1.4 टाइम्स ऑफ द लाइबिलिटीज़, डैट इज़ ग्रेटर दैन 1.4 टाइम्स ऑफ द लाइबिलिटीज़। और इन अदर वर्ड्स ये कहा जाए कि ये जो डेवोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसके पास अगर 100 रुपीज़ की लाइबिलिटीज़ हैं तो उसको पे करने के लिए 140 रुपीज़ जो है अवेलेबल हैं। राइट, आई रिपीट इट कि अगर उसके पास 100 रुपीज़ की लाइबिलिटीज़ हैं तो 140 रुपीज़ इज़ अवेलेबल फॉर द पेइंग ऑफ लाइबिलिटीज़। और 1 रुपीज़ की लाइबिलिटीज़ हैं तो 1.4 रुपीज़ जो है वो अवेलेबल है। $100 की लाइबिलिटीज़ हैं तो $140 इज़ अवेलेबल। $1000 की लाइबिलिटीज़ हैं तो $1400 इज़ अवेलेबल। सो द एसेट्स आर अवेलेबल 1.4 टाइम ग्रेटर दैन द लाइबिलिटी, सो इट इज़ इन ए गुड कंडीशन। तो ये अच्छी कंडीशन में जो है वो अच्छी पोजीशन जो है वो शो कर रही है आपके कंपनी की। इफ़ दैट इज़ ग्रेटर दैन द 1 सो इट्स मीन द एसेट्स आर ग्रेटर दैन द लाइबिलिटीज़ एंड दे हैव ए गुड कंडीशन। लेकिन ये बेंचमार्क इसका कैसे डिटरमिन किया जाता है, आगे जाके फर्दर हम जो है किसी चैप्टर में रेशियो एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि बेंचमार्क जो है वो कैसे डिटरमिन किया जाता है। एंड द बेंचमार्क इज़ डिपेंड अपॉन द कंपनी टू कंपनी
एंड द नेचर ऑफ द कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बेंचमार्क कुछ और होगा, जो है सर्विसेज कंपनी का बेंचमार्क कुछ और होगा, रिटेलर का बेंचमार्क कुछ और होगा। तो दैन हम जो है इसको डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। अकाउंट्स पेबल, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन टू सप्लाई फॉर द परचेज ऑफ मर्चेंडाइज एंड टू अदर फॉर द गुड्स एंड द सर्विसेज। अब ये अकाउंट पेबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं या उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, दैट इज़ द मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इनवाइस के आपने जो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है वो परचेज़ किए हैं। शिपिंग चार्जेस के अकाउंट पेबल जो है वो क्रिएट होते हैं। ऑफिस सप्लाइज इनवाइस के जो आपने ऑफिस के लिए सप्लाइज खरीदी उसके पैसे अभी तक आपने नहीं दिए। यूटिलिटी एंड द फ़ोन बिल के यूटिलिटी एंड फ़ोन बिल जो है वो आपका सपोज दिसंबर के मंथ का बिल आए एंड इट्स ड्यू डेट इज़ लॉन्गर, या जो है बिल जो है हमेशा जो है वो एट द एंड ऑफ मंथ जो है वो आपके पास आता है। पिछले महीने का बिल जो है इस दफ़ा आएगा तो वो आप एस्टिमेट लगा लेते हैं सम टाइम, तो वो एस्टिमेटेड आ जाते हैं। या आपके पास अगर फैसिलिटी अवेलेबल है तो देन यू कैन चेक इट ऑन द इंटरनेट, या आप जो है कॉल सेंटर में कॉल करके जो है वहाँ से बिल जो है पता करवा सकते हैं। लेकिन आपके पास जब बिल आ गए हैं तो आप इफ़ यू हैव द टाइम कि आपके पास 10 या 20 डेज़ हैं तो आप यूजली पोस्टपोन किया जाता है वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज़ करने के लिए। आप के वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज़ करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए उनकी ड्यू डेट का इंतज़ार किया जाता है। जितनी भी सम टाइम जो है वो क्या करते हैं कि बिजनेसमैन वो डिले करते हैं इन चीज़ों के कि अच्छा ठीक है एट द एंड डेट जो है उसमें पे कर देंगे तो हमारे पास 20 डेज़ का मार्जिन जो है वो मिल जाएगा, तो 20 डेज़ हम जो है यूटिलाइज़ कर लेंगे इन पैसों को। अब पेरोल लाइबिलिटीज़ जो है होता क्या है कि पेरोल की लाइबिलिटी जो है वो भी क्रिएट की जाती है। तो पेरोल जब आपको सैलरी पे की जाती है तो उसमें से टैक्सेस जो हैं वो काफ़ी किस्म के टैक्सेस जो हैं वो काटे जाते हैं। तो वी आर स्टडी वन अमेरिकन बुक, तो इसमें क्या होता है कि FICA टैक्स जो है वो काटा जाता है सबसे पहले, उसके बाद मेडिकल टैक्स जो है वो डिडक्ट किया जाता है, फेडरल इनकम टैक्स वो डिडक्ट किया जाता है, स्टेट एंड लोकल इनकम टैक्स वो डिडक्ट किया जाता है, और फिर उसके बाद आप वॉलंटरी जिनसे कुछ डिडक्शन करवाना चाहते हैं तो वो डिडक्शन करवा देते हैं। उसके अलावा जिनसे अगर आपने कोई क्या कहना चाहिए लोन लिया हुआ है वो डिडक्शन होती है। ये सारी डिडक्शन जो सी है जब हो जाती हैं तो फिर ग्रॉस पे जो सी है आपको मतलब ग्रॉस पे में से ये सारी डिडक्शन हो जाती हैं, तो उसके बाद यू कैन सी फ्रॉम द स्लाइड के आपको जो है वो डॉलर दिया जा रहा है, और जब सारी डिडक्शन हो गई तो फिर आपके पास कॉइन्स जो है वो बच जाती हैं। तो ये सारी डिडक्शन जो हैं वो यूजली की जाती हैं, और पाकिस्तान में भी ये सारी डिडक्शन जो है वो की जाती हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉन्सर्ट, तो कॉन्सर्ट में भी जब हमें सैलरी मिलती है तो दे मेक सर्टेन डिडक्शन। जो लोन लिया होता है वो डिडक्ट कर लिया जाता है, इनकम टैक्स वो डिडक्ट कर लिया जाता है, दैन तालीम फ़ंड वो डिडक्ट किया जाता है। उसके अलावा पेंशन के जो बेनिफिट जो है वो आपने अवेल करने होते हैं वो डिडक्ट, या CP फंड वो डिडक्ट कर लिया जाता है, और वो ग्रॉस सैलरी में से वो सारी डिडक्शन करके नेट अमाउंट जो है वो पे कर दी जाती है। पेरोल रजिस्टर के क्वेश्चन जो है वो यही आता है कि पेरोल रजिस्टर जो है क्या होता है। इट इज़ ए मल्टी कॉलम फॉर्म यूज्ड टू हेल्प assemble and summarize the data need for the each payroll period। अब पेरोल में क्या होता है कि दैट इज़ द रजिस्टर। रेगुलर अर्निंग क्या है, रेगुलर एंड ओवर टाइम। रेगुलर कितनी है, दैट इज़ 13,328, ओवर टाइम इज़ टोटल 574 टोटल किया आपने, दैट इज़ 13,902। उसमें अब डिडक्शन आ गई, सोशल सिक्योरिटी टैक्स, मेडिकल टैक्स, फेडरल इनकम टैक्स, रिटायरमेंट सेविंग वो भी आपके पास आ गई। जैसे मैंने बात किया था पाकिस्तान में पेंशन जो सा होता है, यहाँ पे उन्होंने रिटायरमेंट सेविंग का नाम दे दिया। एंड देन द यूनाइटेड वे, दिस इज सम टाइम ऑफ डिडक्शन अकाउंट रिसीवेबल, जो उसने पैसे जो उनसे शायद शॉर्ट टर्म्स के लिए लिए थे वो 50, टोटल नेट पेड दैट इज़ टोटल इज़
deduction is 5,383 and net amount paid 8,580 and account debit is salary expenses 11,122, office salary expenses 2,780. तो इसकी एंट्री देखते हैं, एंट्री क्या होगी, डेट इज़ द सैलरी एक्सपेंसेस 11,122, ऑफिस सैलरी एक्सपेंसेस 2,780 एंड देन जो भी सारी डिडक्शन की है एंड देन एट द एंड सैलरी पेबल 8,518 एंड देन द पेरोल फॉर द वीकेंड December 27 एट द एंड ऑफ द वीकेंड जो पेरोल जो है वो रिकॉर्ड कर ली गई है। उसके बाद क्या किया जाता है कि जो है रिकॉर्ड किया जाता है एम्प्लॉय पेरोल टैक्सेस, एम्प्लॉय के जो पेरोल टैक्सेस हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। एम्प्लॉय टैक्सेस फॉर द वीकेंड, क्योंकि अमेरिका में वीकेंड पे सैलरी दी जाती है, इसलिए यूजली बहुत सारे ममालिक में सैलरी जो है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है और वीकेंड पे दे दी जाती है। तो देन द वीकेंड December 27 पे सोशल सिक्योरिटी टैक्स, मेडिकल टैक्स और उन सब टैक्स को जब ऐड कर लिया जाता है तो दैट्स टोटल पेरोल टैक्स एक्सपेंसेस जो है दैट इज़ 1019.62 सेंट। और ये कैसे किया जाएगा, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, दैट इज़ द पेरोल टैक्स एक्सपेंसेस दैट इज़ 1019.62, सोशल सिक्योरिटी बाकी जो डिटेल जो है उसकी मेंशन कर दी एंड पेरोल टैक्सेस फॉर द वीकेंड दिसंबर, और वो टैक्सेस जो से मेंशन कर दिया कि दैट इज़ एट द एंड ऑफ मंथ। अब उसके बाद क्या होता है, फ्लो ऑफ द डाटा इन द पेरोल सिस्टम। करंट पीरियड वेरिएबल, आवर वर्क के कितने आवर जो है उसने काम किया है, अपडेट वेरिएबल क्यूमुलेटिव अर्निंग एंड टैक्सेस उसका जो है वो आ जाता है एंड देन द कांस्टेंट डाटा रेट ऑफ द पे टैक्सेस उसके बारे में बात की जाती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी पेरोल रजिस्टर में आ जाती हैं। उसके बाद ये पेरोल रजिस्टर से जो है जर्नल लेजर में चले जाती हैं और जर्नल लेजर से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाती हैं। और सेकंड इसका जो है यूटिलाइज़ क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ अर्निंग रिकॉर्ड में जो है वो मेंशन होती हैं और फिर वो वेजेस एंड टैक्सेस स्टेटमेंट और पेरोल टैक्सेस रिटर्न में जो है वो आगे जाके सेटल हो जाती हैं। उसके बाद पेरोल रजिस्टर जो है ये पेरोल चेक्स एंड द स्टेटमेंट्स, और क्या किया जाता है कि इसके जो है वो चेक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं और स्टेटमेंट्स जो है वो बना ली जाती हैं। हम करंट लाइबिलिटीज़ की बात कर रहे थे, तो करंट लाइबिलिटीज़ में जो है जहाँ हमने नोट पेबल की बात की, अकाउंट पेबल की बात की, पेरोल की बात की, तो अब हमारे पास अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है वो भी आ जाता है। और अनअर्न्ड रेवेन्यू की हमने काफ़ी डिटेल से बात की थी पिछले लेक्चर्स में, जिसमें हमने एग्जांपल दी थी एयरलाइन की कि एयरलाइन के टिकट जो है वो परचेज़ कर लिए जाते हैं, लेकिन जब तक ट्रेवलर सफ़र नहीं कर लेते तब तक जो है उसको रेवेन्यू जो है वो नहीं कंसिडर किया जाता है, एक लाइबिलिटी कंसिडर किया जाता है। सम टाइम पॉसिबल होता है कि आपका ट्रैवलिंग प्लान चेंज हो जाता है, आपकी टिकट को रिटर्न कर देते हैं और पैसे जो है आप वापस ले लेते हैं। तो एट दैट कंडीशन अगर आपने रेवेन्यू जो है उसको मेंशन कर दिया तो फिर आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए उसको अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है कंसिडर किया जाता है, और जब ट्रैवल कर लेता है पैसेंजर तो उसके बाद उसको रेवेन्यू कंसिडर किया जाता है। और उसके अलावा हमने जो है फुटबॉल के, क्रिकेट के मैचेस की भी एग्जांपल दी थी कि टिकट जो है 2 मंथ्स अर्ली जो है वो सेल हो जाते हैं। जब तक मैच नहीं होता तब तक जो है वो अनअर्न्ड रेवेन्यू किया जाता है। कैश इज सम टाइम कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर बिफोर द रेवेन्यू इज एक्चुअली अर्न। अब होता क्या प्रोसेस क्या इसका, कैश इज रिसीव इन एडवांस में रिसीव कर लिया जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड एंड द अर्नड रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड। अब उसके बाद क्या हुआ कि जी आपने जो पोर्शन था लाइक कि आपने जो है सम टाइम कुछ पैसेंजर जो है वो क्या करते हैं कि उन्होंने नवंबर में बुकिंग कराई, राइट, एंड द बुकिंग इज़ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो अब दिसंबर में जब अकाउंट्स क्लोज होंगे तो जितने लोगों ने अप टू दिसंबर ट्रैवल कर लिया तो वो तो रेवेन्यू अर्न कर लिया, तो वो तो आपने कर दिया, लेकिन उसके बाद स्टिल जो है वो अभी आपने अर्न नहीं किया तो आपने उसको डेफर्ड कर दिया। या इसमें एक और एग्जांपल ये भी दी जा सकती है कि रेंट जो है आपने एडवांस रिसीव कर लिया, राइट, कोई आपने बिल्डिंग जो है वो रेंट आउट की थी, तो रेंट जब आपने एडवांस रिसीव किया तो एज सून एज
या जिस तरह आप कह सकते हैं कि जी विद 1 मंथ जो से आपका पास आउट हुआ तो आपने रेवेन्यू जो है उसको कन्वर्ट कर लिया इनकम में। तो बाकी सपोज आपने 3 मंथ का रेवेन्यू जो है एडवांस रिसीव किया था, तो जब 1 मंथ जो है पास हुआ तो आपने 1 मंथ रेवेन्यू में जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया, और 2 मंथ का जो है अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है था उसको आपने डेफर्ड कर दिया। देन नेक्स्ट मंथ फिर 1 मंथ का अर्न कर लिया और 1 मंथ का डेफर कर दिया। तो डेफर्ड मीन कि यू उसको नेक्स्ट मंथ में आप ले जाते हैं। अब लॉन्ग टर्म डेट्स की बात करते हैं। रिलेटिव स्मॉल डेट्स नीड कैन बी फिल्ड फ्रॉम द सिंगल सोर्स। तो जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो जो है नीड्स जो है वो सिंगल सोर्स से पूरी कर ली जाती है। दैट इज़ फ्रॉम बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज आर द पेंशन प्लान्स। तो क्या किया जाता है कि जो शॉर्ट टर्म्स होते हैं वो इन 3 रिसोर्सेज से पूरे कर लिए जाते हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म डेट्स नीड्स आर ऑफन फुलफिल्ड बाय इशूइंग बॉन्ड्स। तो लॉन्ग टर्म जो नीड्स हैं दैट इज़ यूज्ड टू फुलफिल बाय इशूइंग द बॉन्ड्स। हम डेट फाइनेंसिंग की बात करें, इक्विटी फाइनेंसिंग की बात नहीं कर रहे। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे आर विलिंग टू गिव यू द मनी। तो उसमें बात हमारे पास आती है इंस्टॉलमेंट नोट पेबल। लॉन्ग टर्म नोट्स डेट कॉल फॉर ए सीरीज ऑफ द इंस्टॉलमेंट पेमेंट। ईच पेमेंट कवर द इंटरेस्ट फॉर द पीरियड and a portion of the principal amount. With each payment, the interest portion gets smaller and the principal portion get larger. अब इसमें क्या होता है कि जब आप लॉन्ग टर्म लोन्स लेते हैं तो आप लोन को रीपे करते हैं। जब रीपे करते हैं तो उसमें 2 चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। एक तो आपकी जो है प्रिंसिपल अमाउंट को कंसिडर किया जाता है, वो आप पे कर रहे होते हैं, और साथ इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। जो आप रीपेमेंट करते जाते हैं आपकी प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज करती जाती है और इंटरेस्ट का पोर्शन जो है वो स्मॉल हो जाता है। एलोकेटिंग इंस्टॉलमेंट पेमेंट बिटवीन इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल। आइडेंटिफाई द अनपेड प्रिंसिपल अमाउंट। पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कितनी अमाउंट जो है आपकी अनपेड है। अनपेड प्रिंसिपल इनटू इंटरेस्ट, तो आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट पेमेंट माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो आपके पास रिडक्शन इन द अनपेड प्रिंसिपल बैलेंस जो है वो आ जाएगा। कंप्यूट द न्यू अनपेड प्रिंसिपल बैलेंस, और आपके पास एट द एंड न्यू प्रिंसिपल बैलेंस जो है वो आ जाता है। वी हैव वन एग्जांपल, Rocket. On January 1, 2003, the Rocket Corporation borrowed $7,581.57 from First Bank of the River City. The loan was a 5-year loan and had an interest rate of the 10%. The annual payment is $2,000. Prepared an amortization टेबल फॉर द रॉकेट कॉरपोरेशन लोन। अब इसमें क्या है कि उसने लोन कितना लिया 7,581.57 सेंट, एंड दैट इज़ रीपेबल इन 5 ईयर। 5 ईयर में रीपे करना है, और एवरी ईयर जो है इंस्टॉलमेंट कितनी है दैट इज़ $2,000। अगर 2,000 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट है और आप मल्टीप्लाई करें 5 ईयर से, तो इट्स मीन द टोटल रीपेमेंट अमाउंट इज़ $10,000। अब $10,000 लिया कितना 7,581.57 एंड ही इज पेइंग 10,000 टोटल। तो रिमेनिंग कितना बचा दैट इज, मतलब ले रहा तो कम है और दे रहा ज़्यादा, तो जो बैलेंस है जो इसमें स्प्रेड आ रहा है दैट इज़ द इंटरेस्ट अमाउंट। तो इसका अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल कैसे बनेगा? वी हैव नंबर 1 द डेट। जब हम डेट देते हैं January 1, 2003, तो हमारे पास अनपेड बैलेंस जो है फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द अनपेड बैलेंस दैट इज 7,581.57। लास्ट कॉलम में आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा। उसके बाद एट द एंड ऑफ ईयर आपने जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है December 31, 2003। पेमेंट इज़ 2,000 आपने पे किया। अब उसमें से क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 7,581.16 जो है डेट इज़ द इंटरेस्ट एक्सपेंस, और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो कितना था दैट इज़ हाउ मच वी कैन सी फ्रॉम दैट इज़ द 10%।
10% जो है वो इंटरेस्ट अमाउंट थी, राइट। तो अब आपका अनपेड बैलेंस कितना है, दैट इज 7581.57, उसका आप 10% लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 758.16, और आपने बैलेंस में से माइनस किया तो आपके पास 2000 में से माइनस किया तो आपके पास कितना है 1241.84। इट्स मीन दैट इज द रिडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट जो पे किया है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट में से रिडक्शन नहीं होगी। तो आपका जो रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रही है प्रिंसिपल अमाउंट में से अनपेड बैलेंस में से, दैट इज 7581 में से माइनस किया 1241.84, तो आपके पास आ गया 6339.73। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे की, दैट इज 2000 में से फिर 10% लिया आपने 6339.73 का, तो दैट इज 633.97, वो आपने माइनस किया जो है 2000 में से, तो आपके पास अमाउंट आई रिडक्शन की 1366, और वो आपने माइनस कर दी अनपेड बैलेंस में से, दैट इज 6339.73, तो आपके पास अनपेड बैलेंस आ गया 4973.7। और इसी तरह आपने क्या किया कि ईच टाइम जो अनपेड बैलेंस था लास्ट ईयर का उसका 10% लेते गए और 2% में से $2000 में से माइनस करते गए। एंड यू कैन सी, अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस के कॉलम को देखते हैं तो इंटरेस्ट एक्सपेंस का कॉलम जो है वो फर्स्ट इंटरेस्ट जो आपका था दैट इज 758, फिर डिक्लाइन किया 600 पे आया, फिर 4, फिर 3, फिर 100 पे एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर 2007 में 181 आ गया। और रिडक्शन इन द अनपेड बैलेंस जो है आप वो ये देखें कि दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज 1241 से 13, फिर 15, फिर 16 एंड देन 1800। और अनपेड बैलेंस जो है एट द एंड ऑफ द 5th ईयर दैट इज़ 0। और इसकी अब जर्नल एंट्रीज क्या होगी, that is the interest expense. You are going to pay the cash 2000, but the amount of 2000 including the principal amount and the interest amount. The principal amount for the note payable is 1241.84, जो principal amount में जाती है और जो वहाँ से डिडक्ट हो जाती है, और उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है आपका 758.16। The information needed for the journal entry can be found on the amortization table. The payment amount, the interest expense and the amount to credit to the principal are all on the table. तो ये एंट्री जो है हमने की, और इसी तरह दैट जो है यही एंट्री एट द एंड ऑफ जो है 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर और 5th ईयर में करते जाएंगे। इंटरेस्ट अमाउंट कम होती जाएगी और जो है नोट पेबल की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। इसके अलावा जो है अदर एम्प्लॉयज़ फ्रेंच बेनिफिट जो है वो मिलते हैं, दैट इज़ द वेकेशन पे। वेकेशन पे बिकम द एम्प्लॉयर्स एबिलिटी एज द एम्प्लॉयर्स अर्न वेकेशन राइट्स, कि जितनी उसकी मतलब राइट्स उसको मिलते हैं तो तब वेकेशन पे भी जो है उसको दे दी जाती है। पेंशन जो है कैश पेमेंट टू द रिटायर्ड एम्प्लॉयड कुड बी डिफाइंड कंट्रीब्यूटेड प्लान और द डिफाइंड बेनिफिट। तो ये एम्प्लॉयज़ के बाकी बेनिफिट्स हैं। आई होप कि आप इसको बुक में से स्टडी जो है वो कर लेंगे, देन यू कैन फाइंड इट, और होपफुली दे आर नॉट डिफ़िकल्ट। तो अगर इसमें आपको जो है कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो तो देन यू कैन टॉक विद योर फादर, आप अपने अब्बू से पूछ सकते हैं, या अगर आपके कोई बड़े भाई या बड़ी सिस्टर जो है जॉब कर रही हैं तो दे कैन एक्सप्लेन इट very well to you. This is the end of today's section. आज हमने जो है करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में जो है वो काफ़ी डिटेल से पढ़ा। आई होप कि आप जो है बुक को जाके रीड करेंगे और यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।